गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स तक पढ़ा। ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फिर से सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर, जिसमें आज का आपका टॉपिक है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में हम जानेंगे, यानी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, यानी कि किस तरह से यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत जल्दी से बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, फैक्ट्रीज जो है लार्ज स्केल पे बनी। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। सबसे पहले इंग्लैंड से 18वीं शताब्दी में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्ट हुआ था। हमने एक मैनचेस्टर नाम की जगह सुनी होगी, काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो वहाँ से इसकी स्टार्ट हुई, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ 18वीं शताब्दी से। लेटर इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, और धीरे धीरे इंग्लैंड से वो यूरोप के अदर जो पार्ट्स हैं, अदर जो कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वहाँ ये फैलने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो रिजल्टेड इन लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज़। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बनने स्टार्ट हो गई, सेटअप हुई, तो क्या हुआ, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि काम की तलाश में लोग क्या हैं, गाँव से शहरों की तरफ जाने लगे। और एक बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का क्या है, गांव से, गांव को छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ गए लोग, और इसी को हम लार्ज स्केल माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन होता है कि आप एक एक साथ बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह आप जाएं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो यहाँ जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में आया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी, तो काम, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दिखने लगी। गांव में उतना वर्क नहीं होता था या उनकी इनकम इतनी नहीं होती थी, तो एक अच्छे वर्क की तलाश में एंड अच्छी इनकम के लिए लोगों ने गाँव को छोड़ के शहरों में जाना शुरू किया। एंड इस वजह से यूरोप में बहुत ही बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल माइग्रेशन स्टार्ट हो गया। वर्कर्स वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स एट एक्सट्रीमली लो वेजेस। लेकिन यहाँ क्या था कि उनको वर्क तो मिला था, लेकिन उनकी कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो वर्कर्स थे, जो लेबर थी, उनको बहुत ज़्यादा एक दिन में लॉन्ग आवर्स, ठीक है, वर्क करना पड़ता था। एक्चुअली अगर हम ऑफिशियल वर्किंग टाइम की बात करें, तो ऑफिशियल वर्किंग टाइम आपका 8 आवर्स होता है, लेकिन इन वर्कर्स को फैक्ट्रीज में बहुत लंबे समय तक, ठीक है, 12 आवर्स, 16 आवर्स तक वर्क करना पड़ता था। और वो भी किस तरह से, ऑन एक्सट्रीमली लो वेजेस, यानी उनकी जो इनकम थी, जो उनको भत्ता मिलता था, सैलरी मिलती थी, वो बहुत ही कम दी जाती थी। इसके साथ साथ हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वर नॉट गिवन टू वर्कर्स। ना तो वर्कर्स को हाउसिंग फैसिलिटी, यानी ना तो घर दिए जाते थे, ठीक है, और ना ही सैनिटेशन, यानी कि कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। यानी कि उनकी जो, हम कह सकते हैं, जो कंडीशंस थी, जो वर्किंग एनवायरनमेंट था, तो वहाँ की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो ग्रोइंग। और धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करने लगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या थे, वो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, उन्होंने लगा कि ठीक है, गाँव को छोड़ छोड़ के आएंगे शहरों में, उनको वर्क मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लोग गांव छोड़ के आ गए और सभी के लिए जॉब अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये हमने थोड़ा जाना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, कि वहाँ की यूरोप की कंडीशंस किस तरह की थी 18वीं शताब्दी में या फिर 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में समाजवाद का उदय किस तरह से होता है। अब ये सोशलिज्म क्या है, ये हम लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम रिपीट नहीं करेंगे। नाउ बाय द मिड 19th सेंचुरी, आइडियाज ऑफ सोशलिज्म हैड बिकम वेल नोन इन यूरोप। सोशलिस्ट बिलीव्ड दैट factory owners earned profits because of the hard work being put in by the workers, but the factory owners did nothing to look after the welfare of workers.
जब हम मिड 19th सेंचुरी की बात करें, मध्य 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो सोशलिज्म का जो आइडियाज़ हैं, जो समाजवाद के आइडियाज़ हैं, वो यूरोप में बहुत अच्छे तरह से फैलने लगे थे। ठीक है, सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोगों का ये मानना था कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो अर्निंग उनको हो रही है, उनकी जो इनकम हो रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हार्ड वर्क बाय द वर्कर्स। यानी जो वर्कर्स है, जो लेबर जो मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत का ही परिणाम है जो फैक्ट्री ओनर्स को एज अ प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है, फैक्ट्री ओनर डिड नथिंग टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। तो ये जो सोशलिज्म था उसके खिलाफ था। ठीक है, उनका मानना था कि अगर प्रॉफिट जो हो रहा है वो वर्कर्स के द्वारा हो रहा है, तो वर्कर्स को भी उस प्रॉफिट में से शेयर मिलना चाहिए, जो कि फैक्ट्री ओनर्स ऐसा नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स आर वेल नोन सोशलिस्ट who believed that the profits earned by the factory owners are produced by workers. Marx contended that all properties should be owned by the society. Such societies would be communist societies. सो ये बहुत दो फेमस नेम हैं, जिनमें से कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा फेमस है। सो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स के बारे में आपका ये होमवर्क रहेगा कि आप इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ें, समझें कि ये कौन थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, ये वेल नोन सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग थे ये इनकी। ठीक है, और इनका विचार था कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो वर्कर्स के द्वारा मिलता है, और अगर वर्कर्स के द्वारा उनको प्रॉफिट मिल रहा है, सो जो प्रॉपर्टी है या जो प्रॉफिट है वो भी किसकी होनी चाहिए? इन वर्कर्स को उसको में हिस्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे किसका हक होना चाहिए? सोसाइटी का हक होना चाहिए। ठीक है, ये हमने सोशलिज्म में भी पढ़ा था कि सोशलिज्म का जो आधार है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, वो यही है कि अगर हम एक जगह के निवासी हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी सोसाइटी की होनी चाहिए। किसी एक या दो व्यक्तियों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एज अ सोसाइटी होनी चाहिए। तो ऐसा ही कार्ल मार्क्स का मानना था, और इस तरह की सोसाइटी को ही उन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है आपका, दीज आइडियाज स्प्रेड टू यूरोप बाय द मिड 19th सेंचुरी। सोशलिस्ट ओवर डिफरेंट रीजन्स फ्रॉम द सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज़। सो ये जो आइडियाज़ थे मिड 19th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में फैले। एंड ठीक है, और ये जो सोशलिस्ट लोग थे, जो समाजवादी लोग थे, उन्होंने एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, ये सेकंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने का काम करती है। ठीक है, वो क्या काम कर रहे हैं? टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडियाज़। जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है, जो विचारधारा है समाजवाद की, उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम ये सेकंड इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन या संस्था करती है। इन जर्मनी द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड। ठीक है, अब हम बात करें कुछ पार्टीज़ के नेम हैं। एक ये आगे जाके पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं एक तरह से जो बनी। ठीक है, सो जर्मनी में जो पॉलिटिकल पार्टी थी बनी, उसका द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। एंड इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी बनी फ्रांस है, फ्रांस में जो पार्टी बनी उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। एंड ब्रिटेन में जो बनी उसका नाम था लेबर पार्टी। तो दीज पार्टीज़ वर हाउ आर नॉट बी एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट्स इन देयर कंट्रीज। लेकिन ये पार्टी जो हैं अपने देश में सरकार नहीं बना सकी थी, अभी तक नहीं बना सकी थी। तो ये हमने थोड़ा सा जाना है इसमें। एक तो आज जाना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, जो औद्योगिक क्रांति जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी 18वीं शताब्दी में, और उसके बाद किस तरह से यूरोप में समाजवाद का उदय होता है, यानी जो समाजवाद के आइडियाज़ हैं, सोशलिज्म की जो फीलिंग है, वो किस तरह से डेवलप होती है, स्प्रेड होती है, वो हमने जाना। ठीक है, सो इसके आगे हम पढ़ेंगे आपका रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।